गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी के सीजीएल के प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं। प्रीपोजिशन के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि हम नियम के बजाय अगर हम उन्हें प्रॉब्लम से बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं प्रीपोजिशन में जो कि आपको नियम में वो चीजें हो सकता है कि समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप उसे क्वेश्चन के रूप में बनाते हैं तो आप उसे बेहतर समझ सकते हैं। ये जो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे जितने भी प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, किसी भी साधन से पढ़ा है, उन सबका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। इसमें से कुछ प्रीपोजिशन आप भी जानते होंगे, कुछ रूल्स आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को एक बार मेरे साथ रिवीजन कर ले। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में वो पूछे जा चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक कॉमन एरर है, ठीक है ना, जो 4 खंडों में बटा हुआ है। आपको जिस खंड में आपको त्रुटि लगता है वही खंड आपका आंसर होगा। मान के चलिए कि अगर पार्ट ए में अगर गलत है तो हमारा आंसर ए होगा, लेकिन अगर गलत नहीं है आप आगे बढ़िए, अगर पार्ट बी में गलत है हमारा आंसर बी होगा। यदि अगर वो गलत नहीं है और आपको लगता है कि पार्ट बी भी सही है, आप पार्ट सी पढ़े और इसके बाद अगर लगता है कि वो भी सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर, पार्ट डी हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल क्या कहता है कि व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, ठीक है ना, इसमें हमें एरर पकड़ना है और ये जो एरर है ना ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। देखिए मैंने तो टॉपिक डिक्लेयर कर दिया, अब तो आप डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा, लेकिन हमें समझ करके पकड़ना है, ऐसे नहीं है रैंडम आंख मूंद के नहीं पकड़ना है कि चलिए यहां पर प्रीपोजिशन है, हमने कह दिया कि ये प्रीपोजिशन का है, ये प्रॉब्लम है, तो चलिए हमने इसको मार लिया कि चलिए सी हमारा गलत है या हमारा बी गलत है। हमें विथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताना है कि बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है। चलिए अब इसमें हमें गलत चुनना है। कर रहा है क्या सवाल कि व्हेन शैल वी अराइव, ठीक है ना, टू आवर डेस्टिनेशन, इसका मतलब है कि हम अपने जगह पर, जो गंतव्य जगह पर है, कब पहुंचेंगे। देखिए अराइव के साथ आपको एक बात बताया गया था, अगर आप वीडियोस मेरे देखेंगे जो कि फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड है तो उसमें अराइव वाली बात कही गई है। देखिए अराइव के साथ मामला क्या है, पहले अराइव के साथ पहले मामला को समझा जाए। अराइव के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, बड़े जगह और छोटे जगह वाली वहां बात है, ठीक है ना। अगर हम बड़े जगह पर अराइव करते हैं, अराइव का मतलब होता है आना, पहुंचना। पहले अराइव का पहले अर्थ तो पहले समझ ले कि अराइव का हिंदी क्या होता है। तो अराइव का अर्थ होता है आना, पहुंचना। अब अगर हम छोटे जगह पर पहुंचते हैं तो उस मामलों में प्रीपोजिशन एट, और बड़े जगह पर पहुंचते हैं तो उस मामलों में प्रीपोजिशन इन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेंगे, है ना, हमारा सवाल ये है। अब अगर आप ये क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आप जो 2 देख रहे हैं ना, इस 2 के जगह पर क्या होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ तो 2 तो नहीं होगा, या तो एट होगा या तो इन होगा, पहले आप ऐसे समझे। अब चूंकि डेस्टिनेशन कोई स्मॉल प्लेस होगा, अतः हमारा जो राइट आंसर यहाँ क्या होना चाहिए, एट के जगह पर, सॉरी 2 के जगह पर एट होना चाहिए। यानी कि हम जो संशोधन कर रहे हैं ये हम भाग सी में कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पार्ट सी हमारा जो होगा वो रॉन्ग होगा। अतः हमारा करेक्ट लाइन कैसे बनेगा, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन के जगह पर एट आवर डेस्टिनेशन। अतः हमारा जो पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होना चाहिए। हमारा फर्स्ट का आंसर जो बनेगा वो सी होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे क्या, सवाल को अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। कह रहे क्या, फीमेल्स, ठीक है ना, आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। इसका हिंदी क्या हुआ कि जो फीमेल्स हैं हमारे कॉलेज में उनकी नियुक्ति नहीं होती है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट को समझा जाए कि पॉइंट के साथ क्या प्रीपोजिशन का मैटर है। देखिए अपॉइंट का मतलब क्या होता है, आप भी समझते हैं। अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्त करना किसी जगह में, ठीक है ना। अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्त करना। अगर कोई व्यक्ति किसी बोर्ड में, किसी कमिटी में नियुक्त होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है किसी बोर्ड में या किसी कमिटी में यदि वो नियुक्त होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वैल्यू का चीज है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बोर्ड में या कमिटी में नियुक्त होता है तो अपॉइंट के साथ प्रीपोजिशन वहां टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी स्कूल या कॉलेज जैसे संस्थानों में होती है
किसी स्कूल या कॉलेज जैसे संस्थानों में होती है तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आप एग्जांपल देखिएगा, ये एक डिक्शनरी से एग्जांपल लिया गया है। चलिए, ये एग्जांपल क्या कहता है, क्या कर रहा है, क्या कि ए न्यू टीचर हैज बीन अपॉइंटेड एट माई सन्स स्कूल। इसका हिंदी ये निकलेगा कि एक नए शिक्षक की नियुक्ति मेरे बेटे के स्कूल में हुई है। तो जब आप अपॉइंट होते हैं किसी स्कूल या कॉलेज जैसे संस्थानों में तो वहां पर प्रीपोजिशन एट, और अगर आपकी नियुक्ति होती है बोर्ड में, कमिटी में, पैनल में, तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू। इसका तात्पर्य क्या है कि पॉइंट के साथ हम इनका प्रयोग कभी और कभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, ए पॉइंट कभी भी अपने साथ, हालांकि देखिए हिंदी के अनुसार चले तो ये हमारा जो सेंटेंस क्वेश्चन है एकदम सही लग रहा है। ठीक है ना, लग रहा है कि फीमेल्स में कुछ गलत है, फीमेल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फीमेल सही है ना, यहाँ पर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा वाक्य कैसे बनना चाहिए, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, और जो यहाँ पर आप इन देख रहे हैं, इस इन के जगह पर क्या होना चाहिए, इस इन के जगह पर, अब यहाँ पर चूंकि बात कॉलेज की कही गई है तो इन के जगह पर हमारा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। तो ये 2 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बना सी। ठीक है, चलिए हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि माय फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से देखा जाए, माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड, ठीक है ना, मी, है ना, फॉर टी दिस संडे, यानी कि मेरे दोस्त ने मुझे इस संडे को चाय पर आमंत्रित किया है। थोड़ा सा इनवाइट का मामला समझ लिया जाए, इनवाइट के साथ क्या मामला है। ठीक है ना, देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को, ये सभी ये जितने भी वर्ब्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने अराइव देखा, अभी हम लोगों ने पॉइंट देखा, और अभी हम क्या देख रहे हैं, इनवाइट देख रहे हैं। ये सभी जितने भी वर्ब्स हैं, ये अगर आप पिछले वीडियोस अगर फिक्स प्रीपोजिशन का देखिएगा तो सारा उसमें जिक्र किया हुआ है। ठीक है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो अतः मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उन वीडियोस को भली भांति अगर आप देख लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आप इस वीडियो को ना देखें अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो। ठीक है ना, उस वीडियो को देखने के बाद आप इसे देखें, आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलिए देखते हैं, इनवाइट यदि आप किसी पर्सन को या किसी थिंग को करते हैं किसी चीज के लिए, तो इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं, इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये वाक्य देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखें और बेहतर रूप से समझे। क्या वाक्य कह रहा है, क्या कि च्यूइंग टोबैको इनवाइट्स टू डेथ। ठीक है, तंबाकू चबाना किसको निमंत्रण देता है, मौत को। ठीक है ना, अगर आप तंबाकू चबाते हैं तो आप किसको निमंत्रण देते हैं, मौत को निमंत्रण देते हैं। इनवाइट टू, हमें पूरा वाक्य नहीं देखना है, हमारा जो फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि इनवाइट एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आप इस वाक्य को देखते हैं तो क्या कर रहा है कि माय फ्रेंड, ठीक है ना, हैज इनवाइटेड मी, और फोर के जगह पर देखिए, यहां पर फोर के जगह पर क्या होना चाहिए, ये पूरा एरिया को आप देखिए, आप इस पूरा एरिया को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि फोर के जगह पर क्या होना चाहिए। तो हम क्या बता रहे हैं कि इनवाइट अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, टू। तो फोर के जगह पर हमारा राइट जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू। यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो थर्ड जो सवाल है इसका सही आंसर निकलेगा सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का सवाल, चलिए कह रहे हैं क्या, इट इज माई प्लेजर। अगर आप सवाल देख रहे हैं तो आप इसको भली भांति आप समझ में आपको आ जाएगा। इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन।
ठीक है ना, मुझे हार्दिक खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि आपने जो सिविल सर्विसेज में सफलता पाई है उस पर बधाई देकर के। देखिए कॉन्ग्रेचुलेट, ये वाला कॉन्ग्रेचुलेट वाला जो मामला है ना, ये सभी परीक्षाओं में पूछता है, वो चाहे CHSL हो, वो MTS हो, वो CGL हो, वो CDS हो, वो बैंक PO हो, वो बैंक क्लर्क हो। मतलब ये सभी सवाल जो है ना, ऐसा नहीं है कि केवल CGL का ही ये सवाल है तो दूसरे परीक्षाओं में ही नहीं आएगा। मतलब समझिए कि CGL क्या है, एक आइडियल एग्जाम है। अब ये जो फॉलो करेगा बाकी दूसरे परीक्षा भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना, एक संवैधानिक बॉडी है ना, एक संवैधानिक बॉडी, SSC संवैधानिक बॉडी है। चलिए करे क्या, इट इज माय प्लेजर टू कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें हमें एरर चुनना है। चलिए थोड़ा सा कांग्रेचुलेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेचुलेट के बारे में आपको पिछले वीडियो में क्या बताया गया था, कांग्रेचुलेट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑन लगता है। इसका मतलब है कि जहां पर आपको 4 दिखाई दे रहा है पार्ट बी में, ठीक है ना, वहां पर क्या होना चाहिए, इस 4 के जगह पर क्या होना चाहिए, इस 4 के जगह पर ये हम क्या कर दें, यहां पर ऑन का प्रयोग कर दें। यानी कि हम संशोधन किस बॉक्स में कर रहे हैं, संशोधन बी बॉक्स में कर रहे हैं। हमारा राइट आंसर क्या निकलेगा, 4 का आंसर बी निकलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका 5 क्वेश्चन ये रहा। देखिए 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स, यानी कि 2 जो पर्वतरोही थे, जो पर्वत पर चढ़ने वाले थे, ठीक है ना, वर सफरिंग, वो कष्ट झेल रहे थे विथ फ्रॉस्ट बाइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां सीखने जा रहे हैं, सफर के साथ क्या मामला है, थोड़ा सा इसको सीखा जाए। देखिए यही सब जो क्वेश्चन है ना, जो कि आपके प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करते हैं। नियम से पढ़िएगा तो आप इतना डिटेल में नहीं जा पाइएगा। तो अगर प्रीपोजिशन पर वास्तव में कमांड करना है तो प्रैक्टिस 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 एंड नथिंग। केवल प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीपोजिशन पर कमांड हो जाएगा। बैठ कर रटिएगा तो ये लंबे समय तक आपका साथ नहीं देने वाला है। चलिए देखते हैं सफर के साथ क्या मामला है। देखिए सफर का अर्थ होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो कष्ट झेलना, कष्ट भोगना, ठीक है। चलिए कष्ट झेलना, तो जब आप किसी बीमारी से, अगर आप किसी बीमारी को झेलते हैं, जब आप किसी बीमारी को झेलते हैं तो सफर के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, फ्रॉम होगा। सफर फ्रॉम लेता है, ठीक है। जैसे कि हम सिंपली लिख सकते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, या सफरिंग फ्रॉम टीबी, या कुछ भी हम लिख सकते हैं, किसी बीमारी का नाम दे सकते हैं, वो टीबी से ग्रसित है। ओके चलिए, लेकिन सफर का मतलब एक होता है ना झेलना, वहां रोग वाला मामला नहीं है। सफल, देखिए सफर का एक मतलब था कष्ट झेलना बीमारी से, तो सफर फ्रॉम। आज जब आप कोई दूसरे चीज झेलने की बात करते हैं, ठीक है ना, तब इसका मतलब है कि सफर के साथ नो प्रीपोजिशन, मतलब सफर के साथ फ्रॉम लगता भी है और नहीं भी लगता है। बात बीमारी की होगी तो सफर फ्रॉम, और दूसरे मामलों को जब आप झेलेंगे तब सामना करेंगे, उस मामलों में सफर के साथ नो प्रीपोजिशन। आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप ये लाइन देखिए क्या कर रहा है कि लॉकडाउन में कंपनी को भारी घाटा लगा, ठीक है ना, लॉकडाउन में कंपनी को भारी घाटा लगा। हम चलिए अब पहले कंपनी को भारी घाटा लगा, यानी कंपनी ने भारी घाटा को झेला। हम इसको दूसरे शब्दों में समझेंगे, इस बात को कैसे लिखेंगे, द कंपनी, झेलने के लिए क्या वर्ड है, सफर, लेकिन यहाँ पर कोई बीमारी वाली बात नहीं है, ये तो घाटा वाली बात है, ठीक है। द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस, देखिए बिना फ्रॉम का ये बन रहा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन। चलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि सफर के साथ हम फ्रॉम देते हैं कब, जब बात बीमारी की होती है। दूसरे मामलों में सफर के साथ, है ना, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप इस वाक्य को देखें, द टीम सफर्ड, ठीक है ना, हेवी डिफीट या मैसिव डिफीट। इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य होगा कि जो टीम है ना, उसने बहुत बड़ी हार को क्या किया, झेला। तो सफर के साथ नो प्रीपोजिशन भी होता है। चलिए अब हम सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि 2 ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स, यानी कि जो 2 माउंटेन क्लाइंबर्स थे, पर्वतरोही थे, ठीक है ना, फ्रॉस्ट बाइट, मतलब फ्रॉस्ट का मतलब होता है ना कि जो बर्फ का जो टुकड़ा है ना, फ्रॉस्ट, और बाइट का मतलब उनके शरीर पर मतलब एक तरह से चुभन हुआ, ठीक है ना, फ्रॉस्ट बाइट,
यानी कि बर्फ का ना उनको इंजरी हुआ, इस चीज को उन्होंने झेला, एक तरह से बीमारी ही लेते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, देखिए कभी भी सफर विथ नहीं होगा, या तो होगा सफर फ्रॉम, या तो होगा कुछ भी नहीं। बात आप समझने की कोशिश कीजिए, या तो हम सफर के साथ फ्रॉम लगाएंगे या तो सफर के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन सफर के साथ तो विथ है, ये कभी नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर है वो विथ के जगह पर क्या होना चाहिए, विथ के जगह पर फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। चलिए कह रहा है क्या, सवाल क्या कर रहा है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखिए कहने के लिए ये सब स्नातक स्तरीय परीक्षा है, कॉमन एरर बहुत ही वास्तव में कॉमन होते हैं। हमें कोई बात को ना हवा नहीं बनाना चाहिए, अरे कॉमन एरर पूछ रहा है, कॉमन एरर पूछ रहा है, कैसे हल होगा। कॉमन एरर के जो आप आंसर जब जान जाइएगा तो आपको लगेगा अच्छा यही था, ये तो तुरंत हल हो जाता। बस आपका आई सेटिंग होना चाहिए, आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉमन एरर्स बनाने के लिए, चाहे वो किसी लेवल का वो सवाल हो, वो चाहे एमबीए हो, वो चाहे सीडीएस हो या बैंक पीओ हो, कॉमन एरर वास्तव में कॉमन होते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है आई सेटिंग करने के लिए। हमारे नजर से गलत होकर गुजर जाते हैं और हम नहीं पकड़ पाते हैं। बस कॉमन एरर का मतलब यही होता है, आपके नजर के सामने ही एरर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आई सेटिंग एकदम बैठ जाएगा। थोड़ा सा नॉलेज और एकदम परफेक्शन के साथ आई सेटिंग होना चाहिए, कॉमन एरर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर 6 करे क्या कि ही वेंट इन द रूम, वो रूम में गया, ओपेंड ए बॉक्स, बॉक्स खोला, एंड टूक आउट ए गन, और एक बंदूक निकाल लिया। देखिए जब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज आप मोशन में करते हैं, देखिए जो चीज आप गति में करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर इन नहीं, वहां पर इनटू होना चाहिए। मोशन के लिए ना हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम सिंपली एक वाक्य लिखते हैं, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया, मतलब मोशन में था ना, वो नदी में कूद गया, यानी कि व्यक्ति जो था किसमें था, मोशन में था। तो कोई व्यक्ति धड़ल्ले से रूम में गया, ठीक है, और क्या किया, बॉक्स खोला, गन निकाला। तो कहने का मतलब कि जो आप यहाँ पर आप इन देख रहे हैं, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, कि इन वाले जगह पर इनटू होना चाहिए, नहीं इन वाले जगह पर हम क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमारा ये जो 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर ए बन रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए 7 सवाल क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है, द कोर्ट एक्विटेड हिम फ्रॉम द क्राइम। यानी कि एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस एक ऐसा सर्कमस्टांसेस होता है जिसमें कि मौजूदा परिस्थिति में उसने जो क्राइम किया है, तो मौजूदा परिस्थिति को देखा जाता है कि किस स्थिति में व्यक्ति ने ये क्राइम किया है। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति ने किसी का आत्महत्या, किसी का मर्डर कर दिया, तो इसका पनिशमेंट अलग है। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने बचाव में किसी का हत्या किया है, इसका पनिशमेंट अलग है। ठीक है, तो एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांस देखा जाता है, ठीक है ना, कोर्ट द्वारा, कि किस परिस्थिति में इस व्यक्ति ने क्राइम किया है। तो कह रहे हैं क्या कि बिकॉज ऑफ एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि मौजूदा परिस्थिति के कारण, आप ऐसा समझिए, द कोर्ट एक्विटेड हिम फ्रॉम द क्राइम, कोर्ट ने उसे क्राइम से मुक्त कर दिया। आपको बताया गया है प्रीवियस सेट में, प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखेंगे प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन का, तो उसमें चीज आपको बताया गया है कि एक्विट का मतलब होता है बरी करना, और एक्विट के साथ फ्रॉम नहीं, एक्विट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। बरी करने के लिए और भी वर्ड बताया गया, एब्सॉल्व, ठीक है, तो एब्सॉल्व के साथ भी हम ऑफ लगाते हैं। लेकिन कोर्ट के माध्यम से क्या होता है, एक्विट होता है। कमिटी या कमीशन यदि किसी को बरी कर देता है, उस मामलों में एब्सॉल्व। एक और वर्ड बताया गया है बरी करने के लिए, एक्सोनिरेट। अगर ये सारे अगर ये पिछले वीडियो से लिए गए हैं, ओके,
तो चलिए थोड़ा सा एक्सोनरेट मतलब ये होता है बरी कर देना, ये प्रीपोजिशन अपने साथ ऑफ या फ्रॉम दोनों लेता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में इक्विट की बात कही गई है, यानी कि जहां पर आपको इक्विट के बाद फ्रॉम दिख रहा है वहां पर इक्विट के बाद क्या होना चाहिए, जहां पर आप इक्विट के बाद आप फ्रॉम देख रहे हैं या इक्विट के बाद क्या होना चाहिए, इक्विट के बाद ऑफ होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा इस प्रश्न का जो 7 नंबर है इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, यानी कि सीधे बचपन से, ठीक है ना, ही यूज्ड टू प्रीफर स्पोर्ट्स देन स्टडीज। कोई व्यक्ति है वो पढ़ाई लिखाई के बजाय वो क्या प्रीफर किया है, उसने स्पोर्ट्स को प्रीफर किया, खेलकूद को प्रीफर किया। देखो जबरदस्त, ये प्रीफर थोड़ा सा समझा जाए, ये प्रीफर और इसका जो एडजेक्टिव है वो है प्रीफरेबल। ये दोनों के दोनों एरर में कैसे मिलेंगे, एरर में आपको देन, आमतौर पर आपको देन मिलेंगे जो कि गलत है, ठीक है ना। प्रीफर या प्रीफरेबल के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो क्या होता है, टू होता है। प्रीफर का अर्थ क्या होता है, ज्यादा पसंद करना, ठीक है ना, प्रीफर का अर्थ होता है ज्यादा पसंद करना। ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि भीख मांगने से अच्छा है मर जाना, भीख मांगने से अच्छा है मर जाना, प्रीफर करेगा किसको, मर जाने को प्रीफर करेगा, ठीक है। तो वो कैसे कह सकता है कि डेथ इज, चलिए इसको एडजेक्टिव से बना रहे हैं, प्रीफरेबल देन नहीं, यही आपको कॉमन एरर में मिलने वाला है। प्रीफरेबल विथ नहीं, ये दोनों आपके गलत होने वाले हैं। प्रीफर और प्रीफरेबल ये दोनों क्या लेते हैं, टू लेते हैं। चलिए तो टू भीख मांगने का अंग्रेजी होता है बेगिंग, तो डेथ इज प्रीफरेबल टू बेगिंग। चलिए अब यहां पर प्रीफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्रीफर के साथ देन का प्रयोग गलत है। जहां पर आपको देन नजर आ रहा है यहां पर क्या होना चाहिए, प्रीफर अपने साथ टू लेता है, यहां पर प्रीपोजिशन टू होगा। अतः हमारा 8 का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। प्रीफर का मतलब ज्यादा पसंद करना, ठीक है, और प्रीफरेबल क्या है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ये में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इसको प्रीफर से, प्रीफर एज ए वर्ब के रूप में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं चाय को ज्यादा पसंद करता हूं, तो वो कैसे कहेगा, आई प्रीफर टी, बस। मैं कॉफी के मुकाबले चाय को पसंद करता हूं, तो कैसे कहेगा, आई प्रीफर टी। किसके बजाय, किसके मुकाबले, कॉफी के मुकाबले, तो कैसे बोलेगा, आई प्रीफर टी टू कॉफी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्या कि वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि हमें दूसरों के कठिनाई में ना सहानुभूति दिखलाना चाहिए। चलिए आपको बताया गया है, ठीक है ना, कि देखिए सिंपैथाइज जो है, ये जो सिंपैथाइज आपको नजर आ रहा है, ये प्रीपोजिशन फॉर ना लेकर के ये इनके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदल दे तो उसके साथ प्रीपोजिशन बदल भी सकता है या नहीं भी बदल सकता, दोनों तरह की बातें हैं। जैसे कि देखिए सिंपैथी क्या है, सिंपैथी नाउन है, सहानुभूति, ठीक है ना। तो सिंपैथी के साथ यदि हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़े तो सिंपैथी फॉर, जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखिए तो सी हैज नो सिंपैथी, ठीक है ना, फॉर द पुअर, यानी कि गरीबों के प्रति उसे कोई भी हमदर्दी नहीं। ओके चलिए इसका वर्ब बनाते सिंपैथाइज, मतलब सहानुभूति दिखाना। ओके अब देखिए ये पार्ट ऑफ स्पीच इनका बदल गया, ये नाउन किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ब में। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो प्रीपोजिशन नाउन के साथ हो वही प्रीपोजिशन वर्ब के साथ भी हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों तरह की बातें हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका नाउन को अगर हम वर्ब बना देते हैं तो प्रीपोजिशन वही रहेगा, जो नाउन का है वही वर्ब का रहेगा, थोड़ा सा समझा जाए। लेकिन बहुत मामलों में ऐसा भी होता है कि कैटेगरी बदलने से ना प्रीपोजिशन बदल जाते हैं। अब यहाँ पर सिंपैथी नाउन है तो प्रीपोजिशन फॉर लिया, और सिंपैथाइज वर्ब है तो इनके साथ प्रीपोजिशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विथ इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, चलिए वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर, जो आप यहां देख रहे हैं फॉर के जगह पर क्या होना चाहिए, इस फॉर के जगह पर होना चाहिए विथ,
4 की जगह पर क्या होना चाहिए, विथ। अतः हमारा जो 9 का राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एम्फेसिस आर सॉरी करे कि एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू एडियर द रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। ठीक है ना, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखा जाए, एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, टू एडियर रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। अब इसमें हमें त्रुटि खोजना है। हमने आपको प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखेंगे, पीछे की वीडियोस देखेंगे, तो उसमें एक बात बताया गया कि एडियर, ठीक है ना, मतलब होता है किसी बात पर कायम रहना, किसी बात पर चिपके रहना, टिके रहना। ओके, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, इसके साथ प्रीपोजिशन टू जरूर लगना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर हमको कहना है चलिए आप इस चीज को देखिए, वह पूरे जीवन अपने सिद्धांत पर कायम रहा। चलिए इसको बनाते पास्ट टेंस में, यह वाक्य है ही। चलिए कायम रहने के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, एडियर। ठीक है, ही एडियर। चलिए प्रीपोजिशन क्या रहेगा, पर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा ना। ये तो फिक्स प्रीपोजिशन वाली बात है ना, यानी कि एडियर एक वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। तो ही एडियर टू हिज प्रिंसिपल, सिद्धांत के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल्स। चलिए थ्रू आउट इज लाइफ, पूरे जीवन है ना, थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये एडियर अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है। चलिए अब हम लोग सीधे सवाल की ओर आते हैं। कर है क्या, एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू एडियर द रूल्स, की टू द रूल्स। तो एडियर के बाद क्या होना चाहिए, एडियर के बाद हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, एडियर के बाद हमें टू लगाने की जरूरत है। नहीं तो हमारा इस जो 10 नंबर है, इसका आंसर क्या बनकर निकलेगा, 10 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। चलिए करे ही विल बी क्योर्ड फ्रॉम हिज फीवर, वो अपने बुखार से ठीक हो जाएगा। देखिए क्योर एक वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो क्योर के बाद जो आपको यहाँ पर फ्रॉम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रॉम हमारा रॉन्ग होगा, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्योर के बाद ऑफ, कि वो अपने बुखार से ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा आपको स्टडी की जरूरत है, बाकी काम आपका प्रैक्टिस सेट करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, 11 का राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी पार्ट होगा। आते हैं 12 में, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखा जाए, आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग आउट ए रिकॉन्सिलिएशन। हमारा प्रयास है कि हम लोग मेल मिलाप कर दें, किसी पक्ष में थोड़ा सा मतभेद आ गया है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि हमारा प्रयास है कि हम लोग मेल मिलाप कर दे। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, रिकॉन्सिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। और इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन का अर्थ होता है मेल मिलाप। ये टॉप क्लास का वर्ड भी, आपका वोकैब भी अच्छा हो। चलिए पहले एक आपको बात बताया गया था, अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन वाला अगर आप सेट देखेंगे तो उसमें एक बात बताया गया था, एम के साथ, एम के साथ प्रीपोजिशन एट भी, एम के साथ प्रीपोजिशन टू भी, दोनों। अब एट है और एट के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो V4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टू के बाद हम क्या देते हैं, V1 देते हैं। एक उसमें और बात बताया गया था, बी एम्ड, अगर ये अगर रूप हो तो बी एम्ड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, टू कदापि नहीं, बी एम्ड एट होना चाहिए। आप ऐसा समझिए, बी का मतलब है यहाँ बी नहीं समझना है, बी के जो रूप है ना उनको लेके चलना है, एम इज आर वाज वर्ब। ठीक है ना, बी के हमें रूप को लेके चलना है। आइए सवाल क्या कर रहा है, आवर एफर्ट्स आर, देखिए बी का रूप दे दिया, अब बी के बाद एम्ड है, अब एम्ड के बाद अगले खंड में जो टू है ना, तो ये टू के जगह पर क्या होना चाहिए, ये टू के जगह पर क्या होना चाहिए, टू के जगह पर एट होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है देखिएगा, बी, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है,
आवर एफर्ट्स आर एम्ड, और यहाँ टू के जगह पर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर में ऐड दिया है, यानी कि हमारा ये जो 12 नंबर का जो सवाल है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, टू के जगह पर ऐड, और ये ऐसा पार्ट बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए, कह रहा है क्या, आई वांट टू एक्सचेंज, क्वेश्चन को देखा जाए, आई वांट टू एक्सचेंज, ठीक है ना, माई मारुति फ्रॉम ए सेंट्रो, मतलब मैं अपनी मारुति को सेंट्रो कार से बदलना चाहता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज क्या होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और रिप्लेस क्या होता है। देखिए दोनों का अर्थ बदलना होता है, लेकिन एक्सचेंज फॉर और रिप्लेस विथ, ये दोनों को समझना होगा। दोनों का मतलब होता है बदल देना। ये व्यक्ति क्या बदलना चाहता है, अपने कार को किससे, अपने मारुति को किससे बदलना चाहता है, सेंट्रो से बदलना चाहता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रॉम के जगह पर हम क्या कर दें, फ्रॉम के जगह पर हम कर दें प्रीपोजिशन फॉर, यानी कि 13 का हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, सॉरी 13 का राइट आंसर हमारा बनकर निकलेगा सी, फ्रॉम के जगह पर फॉर होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। चलिए कह रहा है क्या, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड। देखिए प्रोवाइड क्या लेता है, चलिए पहले प्रोवाइड के साथ यहां पर प्रीपोजिशन जो होगा ना वो टू होगा। अगर कोई चीज किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करेंगे, यानी कि जहां पर आपको फोर दिखलाई दे रहा है वहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर आपको फोर दिखलाई दे रहा है वहां पर आपको टू होना चाहिए। चलिए एक बार सवाल को फिर से समझा जाए, प्रोवाइड के साथ क्या मैटर है, प्रोवाइड एक वर्ब है, आप ऐसा समझिए। अगर हम किसी को कोई चीज प्रोवाइड करते हैं तो प्रोवाइड के साथ, देखिए प्रोवाइड के साथ प्रीपोजिशन टू और विथ दोनों होता है। अब इसको थोड़ा सा एक मैं और बेहतरीन तरीका से आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। प्रोवाइड के साथ हम प्रीपोजिशन टू और विथ दोनों का यूज करते हैं। वाक्य के बनावट पर निर्भर करता है कि हमें विथ लगाना या टू लगाना। जैसे आप ये इस वाक्य को देखें तो चलिए आप इस वाक्य को देखिए, क्या कर रहा है, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड विथ बेस्ट फैसिलिटीज। ये अगर इस बनावट से अगर हम बनाते हैं तो प्रोवाइड के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, अगर हम इस बनावट से बनाते हैं तो प्रोवाइड के साथ प्रीपोजिशन विथ होगा। लेकिन अगर हम इसको पलट देते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, बेस्ट फैसिलिटीज द लगा सकते हैं, ठीक है ना, हैव बीन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखा जाए, देखिए द बेस्ट यहां लिख देते हैं, द बेस्ट, चलिए द बेस्ट फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, रूप कैसे चलेगा, स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, नहीं, अगर यहां पर पर्सन है तो प्रोवाइड के साथ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना, अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड, चाइल्ड बाद में आया है, ओके। इसका मतलब है कि वहां पर फोर के जगह पर क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए कि टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर व्यक्ति है तो वहां पर टू होना चाहिए। वहां ईच चाइल्ड व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। अतः हमारे इस पार्ट में जो आपको फोर नजर आ रहा है, यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, यहाँ पर जरूरत है टू की। अतः हमारा इस 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, क्या है, क्या मेनी पीपल डाई विथ कोलरा एवरी ईयर। प्रत्येक साल है ना कई लोग, बहुत सारे लोग कोलरा से मरते हैं। आपको बताया गया था, देखिए अगर कोई व्यक्ति डाई करता है किसी बीमारी से, तब डाई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का।
डाई के साथ किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। अतः पार्ट बी में आप जो विथ देख रहे हैं, आप इस चीज को देखें, जो पार्ट विथ में जो आप विथ देख रहे हैं इसके जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अतः हमारा ये जो नंबर 15 है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पार्ट बी होना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए 16 नंबर सवाल को देखा जाए। कह रहा है क्या, he did not succeed to get the job though he tried his best। अपना सबसे अच्छा कोशिश किया, हालांकि उसे जॉब नहीं मिला, जॉब पाने में असफल रहा। देखिए सक्सीड मतलब सफल होना, पहले इसके प्रारूप को पहले समझा जाए। सक्सीड का मतलब सफल होना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सक्सीड के बाद इन और इसके बाद आने वाला वर्ब बी4। सक्सीड इन प्लस बी4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। बहुत सारे परीक्षाओं में देखेगा सक्सीड के बाद टू दे देगा, तो वो गलत है, एकदम गलत है। कभी भी सक्सीड अपने साथ इंफिनिटिव नहीं लेता है। सक्सीड के बाद क्या आना चाहिए, इन, और इसके बाद सीधे बी4। अतः हम जो पार्ट बी में जो हम देख रहे हैं, टू देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो पार्ट बी में टू देख रहे हैं, इस टू के जगह पर क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। ठीक है, और इन होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनके बाद जो गेट है, आप जो गेट देख रहे हैं किसमें होना चाहिए, गेट। अब इन तो प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप होगा, बी4 होगा। तो इनके बाद क्या होना चाहिए, गेटिंग होना चाहिए। अतः हमारा नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो बी होना चाहिए। पूरा लाइन कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ही, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग, ठीक है ना, जॉब दो ही ट्राइड हिज बेस्ट। चलिए नंबर हम लोग 17 की ओर आते हैं। अब हमारा जो अगला जो मैटर है वो पॉइंट 17 है, क्वेश्चन 17 है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है क्या कि द स्टूडेंट आंसर्ड टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। स्कूल के इंस्पेक्टर द्वारा जो सवाल पूछा गया था, स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया। देखिए आंसर के साथ क्या नियम है, आंसर जब वर्ब हो जाए तब आंसर के साथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है ना, हमारा रूल क्या कहता है, आंसर जब वर्ब हो जाए तब आंसर के साथ नो प्रीपोजिशन, और यही आंसर जब नाउन हो जाए तो आंसर के साथ प्रीपोजिशन टू। चलिए इस वाक्य में क्या कर रहा है, द स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, आंसर्ड, यानी कि ये यहाँ पर आंसर्ड क्या है, यहाँ पर जो आंसर्ड है ना वो वर्ब है, इस ईडी लगा हुआ है, और इसके बाद क्या क्या टू होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आंसर जब वर्ब हो जाए तो नो प्रीपोजिशन। अतः हमारा 17 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होना चाहिए, टू को कैंसिल कर दीजिए, कहानी खत्म। चलिए नंबर हम लोग 18 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। चलिए कह रहा है क्या, लता पार्टेड विथ हर मदर, है ना, विथ टीयर्स, बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। ठीक है ना, कह रहा है क्या, देखिए आपको पहले बताया गया था, पिछला आप सेट याद करें। पार्ट विथ मतलब होता है देना, ठीक है, पार्ट विथ का मतलब होता है देना, और पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना। अब लता अपनी मां से अलग हो रही है ना, यहाँ पर देने का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर अलग होना, जब वो अपने मां से अलग हुई, ठीक है ना, तो टीयर्स के साथ, आंसू के साथ, लेकिन दिल्ली के यात्रा ने उसको मोहित किया, उसको अम्यूज किया। चलिए पार्ट के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या फ्रॉम की, क्या विथ की जरूरत है, विथ की जरूरत हमें नहीं है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए, पार्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होना चाहिए। अतः हमारा जो राइट 18 का राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। जहां पर आपको विथ नजर आ रहा है वहां पर फ्रॉम होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 19 की ओर आते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है, द बिजनेसमैन हु डील्स विथ डायमंड्स डिड नॉट डील ऑनेस्टली विथ मी। ठीक है ना, देखिए डील के साथ क्या मामला है, अगर आप व्यापार करते हैं तो डीलिंग करते हैं। डीलिंग का अर्थ होता है व्यापार करना, बेचना, किसी चीज को खरीदना बेचना, ये डीलिंग होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर कोई कंपनी है, अगर हमको कहना है कि मोबाइल बेचते, स्मार्टफोन बेचती है, हम कैसे लिखेंगे, द कंपनी। अब बेचना व्यापार करने वाली बात है ना, तो क्या लिखेंगे, डील्स इन स्मार्टफोन्स। जो कंपनी है ना वो स्मार्टफोन बेचती है। चलिए अब यहां पर सवाल सीधे हम आते हैं अपने जगह पर। कह रहा है क्या कि द बिजनेसमैन हु डील्स विथ डायमंड्स, जो डायमंड्स बेचती है ना, वहां सेल्स बेचने का है, तो क्या यहाँ डील विथ होना चाहिए। जो आपको जो डील विथ नजर आ रहा है, क्या डील विथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, डील विथ नहीं होना चाहिए। विथ के जगह पर क्या आ जाएगा,
विथ के जगह पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। बाकी वाला डील विथ सही है, ठीक है ना, बाकी वाला डील विथ सही है, वहां निपटने से है। तो डील के साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे जब व्यापार करना होगा, जब बेचना अर्थ निकलेगा। ठीक है, चलिए, व्यापार करना या बेचना डील इन का मतलब होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसका आंसर समझ लिया जाए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, नहीं है, डील के साथ विथ के जगह पर, डील के जगह विथ के जगह पर इन। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। चलिए देखिए, कंप्लेन के बारे में क्या बताया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लेन सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी के पास जाते हैं शिकायत करने, तो 2 पर्सन, थोड़ा समझा जाए, किसी के व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं शिकायत करने, अगेंस्ट पर्सन, ठीक है। चलिए, और किसी चीज के लिए जाते हैं तो फॉर अबाउट थिंग्स, ये कंप्लेन का पूरा लेखा जोखा है। तो वो कंप्लेन किसके पास किया? प्रिंसिपल के पास किया। किसके खिलाफ किया? वार्डन के खिलाफ किया। तो एंड देखिए क्या करेगा, एंड बराबर चीजों को जोड़ेगा ना। एंड का क्या 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 रूल है? एंड पैरेलल चीजों को जोड़ता है। एंड के पहले अगेंस्ट है, पर्सन को लेकर के, वार्डन पर्सन होता है ना, वार्डन पर्सन होता है। तो पुअर क्या दिया है? पुअर मैनेजमेंट दिया है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, पुअर मैनेजमेंट तो चीज ना हो गया। एंड क्या करेगा? 2 बराबर चीजों को जोड़ेगा। एंड का पहले प्रीपोजिशन है, तो एंड के बाद भी तो प्रीपोजिशन होना चाहिए। तो क्या अगेंस्ट ही लिखेंगे? नहीं, क्योंकि पुअर मैनेजमेंट तो थिंग हो गया ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा? अबाउट हो जाएगा। तो हमारा सही एरर क्या होना चाहिए? जो यहां पर आपको पुअर नजर आ रहा है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो यहां पर पुअर नजर आ रहा है, इस पुअर के पहले क्या चीज की जरूरत है? अबाउट की। ओके, हम कहां संशोधन कर रहे हैं? पार्ट सी में कर रहे हैं। अतः हमारा 20 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। तो बच्चों, ये हमने 20 क्वेश्चन को हल करने की एक छोटा सा प्रयास किया है। हो सकता है कि इस प्रयास में थोड़ी सी त्रुटि रह गई हो। आगे की वीडियोस में वो त्रुटि को भी हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये प्रैक्टिस सेशन आगे भी जारी रहेंगे, प्रीपोजिशंस के और दूसरे भी जो ग्रामेटिकल टॉपिक है उनके भी प्रैक्टिस सेशन को आगे लाया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेशन पर जाने से पहले एक बार आप फिक्स प्रीपोजिशन को पूरा तरह पढ़ ले, तो ये जो 20 के 20 सवाल आपको बनाने में काफी सहूलियत होगी। ये जो सभी सवाल हैं ये किसी ना किसी परीक्षा में, सीजीएल के किसी ना किसी साल में ये पूछे गए हैं। आगे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनवाया जाएगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।